अपन कल बायोलॉजी शुरू की थी और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था अपन ने बायोलॉजी का। आज अपन बायोलॉजी के आगे की क्लास है वो शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने देख लेते हैं भी कल वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो अपन ने शुरू के अंदर बायोलॉजी जो शाखा है उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं वो चेक किया था। उसके बाद हम फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यह शब्द किसने दिया था। उसके बाद में सेल की अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी भी सेल का जो सर्वप्रथम खोज किसने की थी, पहले डेड सेल की खोज, फिर मर्त मतलब जीवित लिविंग की सेल की खोज। तो ऐसे करके अपने जो उनके जो शुरू के अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया था। आज अपन जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ अपन और पढ़ लेते हैं कि भाई जो कोशिका होती है उस कोशिका के एक या एक से अधिक पाए जाने के आधार पर जीवों को प्रकार कितने होते हैं, तो वो दो प्रकार होते हैं। एक जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है यानी एक कोशिकीय जीव, या कोशिका का आधार पर जीवों का प्रकार। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और एक होता है बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर। बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसे जीव जिसके अंदर क्या है सिंगल सेल पाई जाती है। ऐसे जीव जिसके अंदर क्या पाई जाती है सिंगल सेल पाई जाती है, यानी इसके अंदर सेल डिवीजन होकर क्या नहीं बनाती, उत्तक नहीं बनाती। उत्तक का वो संगठित होकर क्या नहीं बनाते, ऑर्गन नहीं बनाते। ऑर्गन से ऑर्गन तंत्र नहीं बनता, यानी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता और बॉडी नहीं बनती। इसके अंदर क्या है एक ही सेल रहती है। उसी सेल के अंदर क्या होता है इनका श्वसन होता है, उसी सेल के अंदर इनका मतलब पोषण न्यूट्रिशन होता है, उसी सेल के अंदर डाइजेशन होता है, उसी सेल के अंदर क्या होता है उत्सर्जन होता है। ग्रोथ भी उसी के अंदर होती है और जो जनन वगैरह है वो उसी कोशिका के अंदर होते हैं, यानी उसको बोलते हैं एक कोशिकीय। ऐसे जीव या ऐसे संजीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर। अब ऐसे जीव जिसके अंदर एक या एक से अधिक पाई जाती है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से अधिक सेल पाई जाती है, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे अपने अंदर अपन कल देखा था भी जो एम्ब्रियो है जो सॉरी एग है, एग क्या होता है जब फर्टिलाइज होता है तो वो एक सेल होती है। एक सेल के बाद में वो डिवीजन होती है, एक से दो होती है, दो से चार होती है, तो वो बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है सेल है, कल मैंने गलती से उत्तक बोल दिया, तो जाइगोट क्या होता है सेल ही होता है। जब जाइगोट मतलब विभाजित होता है तो उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है बच्चा बनता है। जब बच्चा बड़ा होता है ग्रोथ करता जाता है और अंत के अंदर क्या होता है वृद्ध हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या है कोशिका जुड़ती जाती है, एक लाखों करोड़ों ऐसी कोशिका हो जाए वो जुड़ती जाती है। तो एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कोशिका अंदर मानव शरीर के अंदर वो कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 10⁻14 यानी ये इतनी कोशिकाएं वो अपने बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। इसके अंदर आएगा अमीबा। अमीबा कैसा है यूनिसेलुलर अपने सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर देखें एग्जाम्पल अपने जैसे सजीवी हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, पादप हो गए, इसको जीव कर देते हैं अपन, जीव हो गए, पादप हो गए, कवक हो गए और हो गए शैवाल यानी फंगी और एल्गी। इसके अंदर क्या पाई जाती है मल्टीसेलुलर यानी एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। अब कोशिका के आधार पर या जो कोशिकांग होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस सेल मेम्ब्रेन के आधार पर किस में पाई जाती है, किस में सिंगल पाई जाती है और किस में मल्टी लेयर वाली पाई जाती है। तो इसके आधार पर कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो
एक ऑर्गेनल ऐसा होता है या कोशिकांग ऐसा होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यानी बिना झिल्ली का कोशिकांग। यानी मेम्ब्रेन लेस। जिसके अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो हो गया अपने राइबोसोम। राइबोसोम। एक पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंटर के अंदर बॉडी पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, यानी तारकाय। ये इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन अब वो नहीं पाई जाती। किसके अंदर? एक तो राइबोसोम हो गया, एक सेंट्रोसोम हो गया। अब दूसरा आता है जिसके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है, सिंगल झिल्ली या एकल झिल्ली, एकल मेम्ब्रेन। तो सिंगल झिल्ली वाले हैं, एकल मेम्ब्रेन वाले हैं, वो कौन से हैं? एक तो लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका, अंतःपरद्रवी जालिका। इसके अंदर क्या पाई जाती है? सिंगल सेल पाई जाती है। उसके बाद में हो गया गोल्जिकाएं। चौथा हो गया रसधानी यानी रेतिका यानी वैक्यूल्स। इसके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है। यानी मेम्ब्रेन लेस कौन सा हो गया? राइबोसोम हो गया और सेंट्रोसोम हो गया। जिसके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है वो क्या, कौन सा हो गया? राइबोसोम हो गया, अंतःपरद्रवी जालिका हो गया, गोल्जिका हो गया और रसधानी हो गया। अब कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल लेयर पाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा जब अपन सब्जी लाने के लिए सब्जी मार्केट में जाते हैं तो कई तो ऐसे होते हैं आइटम भी, वो एक थैली के अंदर खूब सारे डाल देते हैं, तो वो उसके अंदर एक एक प्लास्टिक की थैली होती है। जब वो प्लास्टिक की थैली भारी हो जाती है तो अपन उस दुकानदार को बोलते हैं भी ये हमको डबल लेयर दे दे या दूसरी थैली है वो दे दे, नहीं तो ये क्या है, फट जाएगी और बिखर जाएंगी। तो वैसे ही कुछ ऐसी जो होती है उसके अंदर मजबूती चाहिए, दीवार की मजबूती चाहिए, इसके लिए उसके अंदर मतलब डबल लेयर संरचना है वो पाई जाती है। डबल दो भित्ति, डबल मेम्ब्रेन। ये किसके अंदर पाई जाती है? नंबर एक माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर पाई जाती है। एक हो गया केंद्रक। केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए इसके अंदर पाई जाती है डबल लेयर। और एक प्लांट सेल पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर पढ़ेंगे हरित लवक। क्या पढ़ेंगे? हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर डबल लेयर पाई जाती है। तो ये चीज आप भी ध्यान रखना, बिना लेयर वाली, सिंगल लेयर वाली और डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन वाली, ये चीजें होगी। अब अपन कोशिकांग है वो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कल जब अपन पढ़ रहे थे भी प्लांट सेल और लिविंग सेल जो जीव कोशिका है उसके डायग्राम बहुत दिखा नहीं पाया था, क्यों लगे हुए थे, आज देख लो। तो मैंने बताया था भी ये है प्लांट सेल, है ना। इसके अंदर ये क्या पाई जाती है? सबसे बाहरी परत है वो है जो सेल वॉल बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इसके अंदर ये देखो रेतिका है, रसधानी है, वो क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। इससे केंद्र क्या है? परिधि की तरफ चला गया। और उसके बाद में है एनिमल सेल। ये देखो जीव कोशिका, अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे कल। ये सबसे जो बाहरी परत है उसको सेल क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था अभी इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये जो लिक्विड सा है। उसके बाद केंद्र को हो गया, केंद्र के क्या है? यहाँ पे जालिकावत जो संरचना पाई जाती है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जिकाए हो गया। यहाँ पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं इसको प्रकरण के रूप में, और यहाँ पे भी पाए जाते हैं साइड साइड में। फिर लाइसोसोम हो गई, ये वाले लाइसोसोम हो गए यहाँ पे, है ना। छोटी वेहिकल्स पाई जाती है, पादप के अंदर बड़ी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना भी अपने अंदर छोटी या बड़ी कौन सी पाई जाती है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं। जो पहला कोशिकांग है वो कोशिकांग अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका
झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या पाई जाती है इसके अंदर? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका है, जो अभी अपन ने देखा था, उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, ये मान लो कोई सेल है, उसके अंदर ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। इस कोशिका द्रव्य के जो सबसे बाहरी परत होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर भी पाई जाती है। तो एक तो यही हो गया सीधा सीधा कि किसके अंदर? जंतु यानी एनिमल और पादप यानी प्लांट, दोनों सेल के जंतु और पादप कोशिका अंदर पाया जाता है। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ओनली प्लांट, ओनली एनिमल, या एनिमल या प्लांट किसके अंदर पाई जाती है? जंतु और पादप दोनों के अंदर। अब ये बनी किसकी होती है? ये परत है, ये परत किसकी बनी होती है? ये जो परत है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपिड के अंदर एक जो ग्रुप होता है फास्फोलिपिड, लिपिड वसा कोई बोलते हैं, जो चिकनी चिकनी चर्बी होती है ना वसा, उसको क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं पढ़ी लिखी भाषा में, या जो अपन अच्छा शब्द यूज कर सकते हैं वो लिपिड होता है। तो कौन सी लिपिड? फास्फोलिपिड। यानी जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके जो निर्माण है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ये बायर लेयर होती है, ये जो परत है ये ऐसे होती है, बायर लेयर, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे थिंकिंग होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो पूछ लेते हैं, इनकी जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है। तो वो कई बार सीधा सीधा पूछ ले कि मोटाई कितनी है, तो वो 70 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम होता है इनका जो माप करने का जो तरीका होता है, उसकी जो मतलब मात्रक होता है वो होता है। कई बार ये सीधा यहाँ पे देख नैनोमीटर में दे दिया जाता है, माइक्रोमीटर के अंदर 7.5 माइक्रोमीटर के अंदर भी है। यानी अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 70 एंगस्ट्रॉम, और अगर माइक्रोमीटर के अंदर पूछे तो 60.5 माइक्रोमीटर। अब जो ये लेयर होती है ड्यू लेयर, बाय लेयर, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड पाई जाती है। इसके अंदर ऐसे तो लिपिड होगी, एक श्रृंखला लिपिड की आ गई, फिर इस साइड के अंदर प्रोटीन की आ गई, फिर वापस लिपिड की आ गई। यानी ये तो क्या पाई जाती है? लिपिड। ये किसकी आ गई? प्रोटीन की लेयर। ये जो वाली जो लेयर है, जो परत है, इसको अगर अपन काट के अगर इसके अध्ययन करें इस साइड में, तो इसकी जो थिकनेस आएगी, इसकी जो मोटाई आएगी वो आएगी 70 एंगस्ट्रॉम। वैसे 70 से लेके 105 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तो बड़ा अगर मोटा मोटा याद रखा जाए तो 70 एंगस्ट्रॉम आती है। इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड है, ये जिसका ये बनी होती है, ये किस हिसाब से व्यवस्थित रहती है? कैसे व्यवस्थित रहती है? ऐसे एक लेयर लिपिड की, फिर प्रोटीन की, फिर लिपिड की। यानी दो जो लिपिड है वसा की जो लेयर है, उसके बीच में किसकी लेयर होती है? एक प्रोटीन की लेयर होती है। ये जो प्रोटीन है, ये जो लगा हुआ है, ये कैसे लगा होता है? इसकी आकृति ऐसे होती है, ऐसे। ये तो हो गया सिर, हेड, और ये हो गया टेल यानी पूंछ। ये जो कण है वो इस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं। तो अपन देखते हैं, तो आगे सर है ना, इनकी जो मोटाई है, मोटाई कितनी होती है? 70 एंगस्ट्रॉम तक। और अब इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई लिपिड ज़्यादा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, देखो वसा है वो ज़्यादा पाई जा रही है, तो वसा इसके अंदर पाई जाती है 52%। तो वसा है वो कितनी पाई जाती है? 52%। जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 40%, और 8% कार्बोहाइड्रेट पाई जाता है, या जो कार्बनिक पदार्थ है वो पाई जाती है। अब इसका अपन जब काम देखें तो काम क्या है? अब मान लो ये कोशिका है ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं ऐसे चारों तरफ, ताकि कुछ चीज़ें आ सके, कुछ चीज़ें नहीं आ सके। यानी जो कोशिका है या सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर ऐसे छिद्र पाए जाते हैं ताकि कुछ चीज़ें हैं वो बाहर से अंदर आ सके। कौन कौन सी? जैसे शर्करा हो गई, शर्करा बाहर से अंदर आती है। कुछ चीज़ें हैं वो कोशिका से बाहर जाने होती है, जैसे कोई अपशिष्ट पदार्थ हो गया, एंजाइम वगैरह हो गए, उसको कोशिका के बाहर जाने देती है।
अब लेकिन अंदर नहीं आने देती, जैसे एक बैक्टीरिया आ गया कोई तो उसको कोशिका अंदर नहीं आने देगी। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम हो गया, कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रियम्बल या चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली। तो सीधे सीधा पूछ लेंगे कि भाई कोशिका का या अपने जो अर्धपारगम्य अंग है या जो सिलेक्टिव प्रियम्बल है वो कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर या कोशिका झिल्ली को बोलते हैं। अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली। ना तो ये ध्यान रखना भी, इसका काम क्या है, कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है। अगर ऐसे नहीं रोकेगी तो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं तो 5 वाली कोशिका के अंदर जाऊंगा, मेरे तो यहाँ मन नहीं लग रहा, राइबोसोम बोलेगा नहीं नहीं मेरा भी मन नहीं लगा, मैं भी जाऊंगा, तो ऐसे क्या है, कोशिका खाली हो जाएगी। या अंदर हर किसी को आने दे, तो मान लो बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, तो क्या है, कोशिका को मतलब क्षतिग्रस्त कर सकता है या रोगग्रस्त कर सकता है या बीमारी लग सकती है तुरंत। तो ये काम रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या है, इसके अंदर ये लेयर पाई जाती है, ये काम पाया जाता है अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली। उसके बाद में अपन देखते हैं पादप सेल है, पादप सेल के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेकंड नंबर पर जो कोशिका का अंग है वो क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल। अब कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है कि सेल वॉल की खोज किसने की थी, तो सेल वॉल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने की थी, जिनकी खोज रॉबर्ट हुक ने किसने की थी, तो डेड सेल है सर्वप्रथम तो किसने खोजी थी, 1665 ईस्वी के अंदर उन्हीं ने सेल वॉल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। सर होती क्या है, ये कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। अभी अपन पढ़ के आए थे, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है निर्जीव परत, पादपों के अंदर सेल या कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पाए जाने वाला निर्जीव आवरण क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या होता है, निर्जीव होता है। पादपों के अंदर ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज। और ये सेलुलोज क्या होती है, मृत होती है, डेड होती है। ठीक है। तो अब आपको पूछे कि कोशिका के अंदर या पादप के अंदर सबसे जो हार्ड यानी कठोर पार्ट है वो क्या होता है, वो होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेलुलोज पाई जाती है वो क्या होती है, डेड होती है। इसके अंदर पानी नहीं पाया जाता, पानी 0% पाया जाता है। इसके कारण क्या है, नमी नहीं होती, नमी नहीं होती है, गिल्ली मतलब वो है वो क्या बोले, लचली नहीं होती। क्यों नहीं होती, पानी नहीं होता। पानी लचली होने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन इसके अंदर पानी 0 होता है, वाटर 0 होता है। वाटर नहीं पाए जाने के कारण ये क्या होती है, मर्द होती है, यानी कठोर होती है। तो एक किस्म तो बनता है कि सेल वॉल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये मतलब सेल वॉल है या पादपों का जो सबसे कठोर भाग है वो क्या है, सेल वॉल होता है। अब देखते हैं सेल वॉल पाई किस किस के अंदर जाती है और किससे बनी होती है। तो सेल वॉल एक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। कल अपन जब पढ़ रहे थे कोशिका तो मैंने बताया भी था, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, एक तो यानी जीवाणु। तो 2 नंबर पर पाया जाता है वो हो गए प्लांट यानी पादप, अभी अपने पढ़ाई है। उसके बाद में कॉक एल्गी, सॉरी फंगाई, फंगी के अंदर। और चौथी पाई जाती है शैवाल के अंदर यानी एल्गी। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो कई बार सीधा सीधा दे दी जाती है कि किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर नहीं पाई जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात, एनिमल सेल होती है उसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जंतु सेल में नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि जंतु कोशिका होती है उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखना भी मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया है। सीधे सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब जो जीवाणु होता है इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है,
बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इन चारों को दे देगा और चारों को सामने सम्मिलित करने के लिए सुमेलित करने के लिए लिख देगा भी किससे किसकी बनी हुई है। तो जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। या सीधा वन लाइनर आ जाए कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब जो पादप है वो अपन ने देखा था अभी सेलुलोज की बनी होती है। इसी के कारण सबसे हार्ड जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसके अंदर, या हार्ड जो पार्ट होता है पादप का वो कौन सा होता है, सेल वॉल होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। इन दो से मिलकर बनती है। कवक के अंदर क्या है, जो फंगी होते हैं उसके अंदर काइटिन की बनी होती है। कवक यानी फंगी के अंदर जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब जो शैवाल है, शैवाल के अंदर किसकी बनी होती है, तो एक तो सेलुलोज की, जो पादपों में पाया जाता है वो वाला सेलुलोज, और कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोन, इन तीनों से मिलकर बनी होती है फंगी यानी एल्गी यानी शैवाल की सेल वॉल। तो कई बार ये सीधे सीधे चारों को ऑप्शन दे देगा, आपको सम्मिलित करने को बोल दिया भी कौन सी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। एक तो किसने यहाँ पे सीधा सीधा, दूसरी इसकी खोज किसने की थी, वहाँ से बनता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पादपों का सबसे हार्ड भाग है वो कौन सा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो अपना कोशिकांग है, ऑर्गेनल है, तीसरा वो शुरू करते हैं, वो है केंद्रक। यानी अपन ने बाहर से शुरू किया था ऐसे, कोशिका के सबसे बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर पाए जाते हैं सेल वॉल, फिर अपन अंदर की तरफ आए, यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन। अब जो मुख्य कोशिकांग है कोशिका का वो होता है केंद्रक, जो यहाँ पे सेंटर के अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। अपन अब इस केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक या न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब पहला सवाल तो सीधा ये बनता है कि जो केंद्रक या न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। पहले क्वेश्चन क्या बनता है, खोज का, रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखना पीछे जो अपन पढ़ के आए थे उसके अंदर अपन रॉबर्ट हुक यूज कर रहे थे, इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। इस शब्द के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्राउन साहब है वो हुक साहब थे। जब कोशिका देखेंगे अपन, ये देखो एक बार यहाँ पे देखो, जो कोशिका के अंदर गोलाकार संरचना पाई जाती है बैंगनी कलर की, कोशिका का रंग है वो एक्चुअली में क्या है, बैंगनी होता है। इसका जो ये जो बैंगनी रंग की कलर जो पाई जाती है संरचना, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना जो क्या हो, बैंगनी कलर की, उसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक का अगर अलग से देखें डायग्राम तो ये वाला केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। यानी कोशिका के अंदर, कोशिका में पाई जाने वाली जो गोलाकार संरचना है उसको क्या बोलते हैं, उसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो केंद्रक होता है इसको अपन बोलते हैं कोशिका का ब्रेन। क्या बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन या कंट्रोलर या मैनेजर। अब अपना दिमाग होता है, अपना दिमाग पूरी बॉडी को के अंदर मतलब कंट्रोल करता है क्योंकि अब सबसे ऊपर है। वैसे ही कोशिका के अंदर जो सब कोशिका को जो जितनी भी जैव क्रियाएं होती है, जितने भी अन्य कोशिकांग होते हैं, उनको कंट्रोल करने का, उनको निर्देश देने का काम करता है केंद्रक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं, कोशिका का दिमाग बोलते हैं और कोशिका का मैनेजर बोलते हैं। तो कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, कोशिका का कंट्रोलर किसे कहते हैं, या कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना ये बात। कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का दिमाग या कोशिका का मैनेजर, ये तीनों नाम किसके हैं, केंद्रक के हैं। ठीक है। अब कुछ शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो उसको क्या बोलते हैं,
बिना दिमाग वाली कोशिका, तो वो कौन सी है? आरबीसी। नोट डाल के लिख लेना। मनुष्य रक्त के अंदर या ब्लड के अंदर जो एक कोशिका पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अब जब अपराध होता है कोई, तो आप डीएनए टेस्ट करते हैं, तो जो डीएनए टेस्ट करते हैं उसके अंदर आरबीसी है, उसका नमूना लेना मतलब वो नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। तो अपने को डीएनए रिपोर्ट है वो इससे नहीं होगी। दूसरी जो पादप होते हैं उसको बोलते हैं शिवा सेल। इसको बोलते हैं परिपक्व चालनी कोशिका, परिपक्व चालनी कोशिका। यानी जो जीव होते हैं, जो एनिमल प्लांट होते हैं, जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल की जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो पादप सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसके अंदर जो शिवा सेल, परिपक्व चालनी कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये दोनों क्या होगी? बिना दिमाग की होगी। अब जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, वो क्या है? केंद्रक है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन सा है? तो वो अपन देखेंगे तो कोशिकांग है, ये केंद्रक है। ठीक है। उसके बाद में अगला जब पढ़ेंगे अपन इसके अध्ययन के बारे में, इसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। जो कैरियो शब्द है वो किससे संबंधित है? वो अपने केंद्र से संबंधित है। कल पढ़ रहे थे ना वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियोलॉजी। केंद्र का अध्ययन। अब जब अपन केंद्रक देखते हैं, मान लो ये केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक का सबसे भारी आवरण अभी अपन पढ़ के आए थे, इसके अंदर क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो ये क्या होगी? वो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती थी, उसको कोशिका झिल्ली बोलते थे। ये केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है, इसको बोलते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसी होती है? दो भित्ति वाली होती है, दो लेयर वाली, डबल लेयर वाली होती है। अब इसके अंदर जब आते हैं तो अपन केंद्र के यहाँ के बैंगनी रंग का एक चीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। उसको बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज मत हो जाओ। यानी एक पार्ट हो जाएगा केंद्र, इसके केंद्र के चारों तरफ, सॉरी न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर ऐसे तागेनुमा संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। कोशिका के अंदर पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य, केंद्र के अंदर पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव्य, इन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे समझो, ये चार पार्ट किसके होते हैं? ये चार पार्ट कोशिका के होते हैं। तो एक एक को करके अपन देख लेते हैं। एक तो हुई कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्र की झिल्ली, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब अपन कल देख रहे थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तब मैंने बताया था कि ऐसे जीव या जिसके मतलब वो केंद्रक है उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती या केंद्रक नहीं पाया जाता, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, या इसमें पुराना टाइप का पाया जाता है। तो इसके अंदर ये किस में पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक नहीं होगा तो झिल्ली कहाँ से पाई जाएगी? इसलिए ये पाए जाते हैं केवल यूकैरियोटिक केंद्र, केवल यूकैरियोटिक केंद्र। अभी अपने जब क्लास शुरू हुई थी तभी पढ़ा था, ये क्या है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर, डबल लेयर, दोहरी झिल्ली। ये जो झिल्ली है, इसकी ये मणि किसकी होती है? जैसे जो कोशिका की झिल्ली होती है,
वो लिपिड और प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। वैसे ये एक प्रोटीन का एक प्रकार है लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन। उस लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है, दोहरी झिल्ली होती है और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये 3 चीज़ें अपन इसके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य होता क्या है? गाढ़ा, अर्ध तरल और जो पारदर्शी टाइप का मतलब होता है द्रव्य, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, अर्ध तरल होता है और पारदर्शी होता है। केंद्र के अंदर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए पाया जाता है ना। 2 चीज इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अगला आता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये वाली देखो आप, ये वाली है ना, बैंगनी रंग की है, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या करती है? राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसको क्या करती है? उत्पादन करती है। इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए का फैक्ट्री बोल सकते हैं, या उत्पादन करने वाले या संश्लेषण करने वाले बोलते हैं। और ये क्या इसका साथ में मतलब स्टोर भी करके रखती है। यानी जो केंद्रिका है वो राइबोसोम बनाने का काम करती है और राइबोसोम बना के उसको क्या है? स्टोर करने का भी काम करती है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, इसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। और तीसरी बात, इसकी खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट हुए थे फोंटाना नाम से। फोंटाना नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये 3 तथ्य है अपने को, इनसे समझित ध्यान रखना। केंद्रिका, पहली बात खोज की थी फोंटाना ने। उसके बाद में रंग कैसा होता है? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। संरचना कहते हैं गोलाकार संरचना, गोलाकार आकृति की। और राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण भी करती है और उसका स्टोरेज भी करती है। ये नहीं, ये 3-4 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। केंद्र के न्यूक्लियोलस लिख देता हूं मैं। न्यूक्लियो हिंदी अनुवाद ये है भाई न्यूक्लियोलस का, है ना। खोज की थी फोंटाना ने। रंग है इसका बैंगनी और कैसी आकृति है? गोलाकार आकृति। और राइबोसोमल आरएनए का क्या करती है? संश्लेषण है वो करती है। और इसका जो मुख्य काम है वो कोशिका विभाजन में भी ये यूज में आती है। अब जो अगला पार्ट था 4 नंबर पर, वो था अपना क्रोमेटिन। क्रोमेटिन केंद्र के अंदर जो तागेनुमा संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या होती है? तागेनुमा संरचना। जब कोशिका विभाजित होती है तो ये तागेनुमा संरचना है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसकी मोटाई क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो बड़ी हो जाती है तो इस पर क्या आ जाते हैं? गुणसूत्र आ जाते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए, जीन वगैरह होते हैं। यानी क्रोमेटिन तागेनुमा संरचना हो गई। केंद्र के न्यूक्लियस क्या हो गया? बैंगनी रंग का, खोज फोंटाना ने की थी, गोलाकार संरचना है और राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करती है। और इसके अंदर मतलब ये कोशिका विभाजन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान इसी का होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तभी क्या है? ये सदृश्य होती है। उसके बाद में अपन कोशिका द्रव्य पढ़ लिया था, जिसके अंदर क्या है? आरएनए और प्रोटीन होता है। और फिर मेम्ब्रेन पढ़ ली थी, दोहरी झिल्ली, और केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है। अब एक और बातें हैं इसके अंदर कुछ। केंद्र के अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? या न्यूक्लियक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर न्यूक्लियस अम्ल कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए है वो केंद्रक में किस रूप में पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। एक किस्म यहाँ से सीधा सीधा होता है। फिर न्यूक्लिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है? तो सीधी सी बात है केंद्रक में पाया जाता है, 1 नंबर, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे टाइप का अगर
क्वेश्चन बने तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए वो आरएनए है वो केंद्रक में किस रूप में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। डीएनए और आरएनए केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक के रूप में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, है ना। ये हो गया अपना केंद्रक पूर्ण। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कोशिकांग है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सूत्र कणिका है। अब सूत्र का अर्थ हो गया तागा। क्या होता? तागा। कणिका यानी कण के रूप में, ये तागे में कण के रूप में पाया जाता है, उसको बोलते हैं सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो खोज है वो 1880 में अल्टमान ने की थी। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे नाम जोड़ते हैं, शुरू के अंदर कोहिलर वगैरह ऐसे अनेक साइंटिस्ट, लेकिन जो अपने को महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट है वो याद रखना है, वो अल्टमान है। खोज की थी अल्टमान ने। बाद के अंदर इनको जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सूत्र कणिका है, वो किसने दिया था? वो दिया था बेंडा ने। बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये दो नाम तो ये याद रखना होगा। अब जो कोशिका के अंदर सबसे सेकंड बड़ा कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेकंड बड़ा ऑर्गेनेल, सेकंड बड़ा कोशिका, उसको क्या है? माइटो। फर्स्ट बड़ा केंद्रक। अब इसको कोशिका के श्वसन ग्रह या श्वसन के केंद्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है, उसके थ्रू एटीपी का निर्माण होता है। या इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा उत्पादित होती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या श्वसन के केंद्र, या तो नहीं लिख सकते श्वसन, और इसे क्या कहते हैं? श्वसन के केंद्र। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केवल यूकैरियोटिक में। किसमें पाए जाते हैं? केवल यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में एक माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं मिजोसोम। क्या बोलते हैं? मिजोसोम। उस वो मिजोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर किसका काम करती है? श्वसन का काम करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं? मिजोसोम्स नाम से संरचना पाई जाती है। वो किसके समान होती है? इनका काम क्या होता है? श्वसन करना। श्वसन के केंद्र होते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस है, या मतलब कोशिका का पावर हाउस है। केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक इनके समान माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मिजोसोम बोलते हैं। वो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। अब अपन अभी पीछे पढ़ के आए थे भी, जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और आरबीसी के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। तो आरबीसी के अंदर अनुपस्थित एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता केंद्रक उसके अंदर। उसके बाद में अपन इसकी संरचना की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है वो कैसी होती है? तो अभी अपन ने पढ़ा था डबल लेयर होती है। बाहरी लेयर तो ये होगी, अंदर की लेयर है वो क्या है? फोल्डेड पाई जाती है, वलित होकर पाई जाती है, ताकि क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ सके। ऐसे ऐसे पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है। बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन,
ये तो आउटर मेम्ब्रेन भी है कि क्या पाई जाती है, चिकनी और समतल पाई जाती है, चिकनी भी होती है और समतल होती है। जो आंतरिक या जो इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन, वो कैसे पाई जाती है, ऐसी वलिज हो जाती है। इसको जो वलित या जो अंगुल के समान संरचना पाई जाती है, ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको ये जो संरचना है इतनी पूरी अंगुली के समान जो संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसी संरचना पाई जाती है तिल्ली के समान, या रॉकेट के जो बल्ला होता है उसके समान, है ना। इसको बोलते हैं F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कण। इन कणों के अंदर इसकी अगर आप मान लो, ये तो होगी, ये संरचना होगी क्रिस्टी, क्रिस्टी के अंदर पाई जाती है ये संरचना। इस संरचना को अगर आप उठाएं, सिंगल संरचना को, ये संरचना ऐसी होगी कुछ, कैसे संरचना, ऐसी संरचना किसके ऊपर पाई जाती है, क्रिस्टी के अंदर पाई जाती है। इसको बोलते हैं F1 कण या प्रारंभिक कण, या बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी F1 कण कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं F1 कण। इसको बोलते हैं आधार, 3 भाग होते हैं इसको। इसको बोलते हैं वृंत और इसको बोलते हैं शीर्ष भाग। 3 भाग के अंदर पाई जाती है। ये जो आधार भाग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के जो एंजाइम पाए जाते हैं वो इस आधार के अंदर पाए जाते हैं। जो ये वाला भाग है, इसके अंदर जो एटीपी बनती है, अपने एटीपी से संबंधित जो एंजाइम पाई जाती है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, वो पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर। यानी जो अपने कोशिका जो श्वसन की क्रिया होती है उसको चलाने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर संचित रहते हैं। किसके अंदर, आधार के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाले, और इसके अंदर एटीपी से संबंधित सिंथेसिस एंजाइम है वो रहते हैं। अब जो ये जो बीच का भाग है, ये वाला लिक्विड, ऐसे लिक्विड भाग पाया जाता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स, आधात्री, हिंदी में बोलते हैं आधात्री, आप इंग्लिश याद रख लेना, मैट्रिक्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है वर्ताकार डीएनए, ऐसा डीएनए, वर्ताकार डीएनए। कोई बार पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है, तो उसके अंदर वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। उसके आरएनए भी पाए जाते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, इस मैट्रिक्स के, इस लिक्विड के अंदर वर्ताकार डीएनए, आरएनए, और इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। अब मैं एक बात बोलूँगा, ध्यान रखना भी, राइबोसोम, इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के। सर आपने तो बताया था जो प्रोकैरियोटिक टाइप है उसके अंदर 70-80 प्रकार के पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपने तो बोला था माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और इसके अंदर 70-80 राइबोसोम कैसे आ गया। तो वही बात ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी उत्पत्ति है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से मानी जाती है। जो उसके पूर्वज थे वो क्या थे, बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे। इसलिए इसके अंदर क्या राइबोसोम है वो 70-80 प्रकार का पाया जाता है ना। अब देखो इसके अंदर खुद का आरएनए है, खुद का इसके पास डीएनए है, खुद का इसके पास राइबोसोम है, यहाँ पे ये ऊर्जा बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ सेल। कोशिका की अर्धस्वायत्त जो बॉडी है या कोशिकांग है वो बोलते हैं। अर्ध स्वायत्त शासी अंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 70 से 80% जो काम है वो खुद ही कर लेता है। अभी सीधी सी बात है, ऊर्जा खुद बना ली, डीएनए खुद के पास है, आरएनए प्रोटीन खुद बना लेगा, और इसके पास राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम से सॉरी प्रोटीन हो गया, आरएनए भी हो गया, डीएनए आनुवंशिक भी जो जेनेटिक जानकारी है वो भी इसके पास होगी। वरना वैसे पाया तो 1% जाता है, 99% है वो केंद्र के में पाया जाता है, बाकी 1% है वो हरितलक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है।
70 से 80% काम है वो क्या है, खुद कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त अंग या ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, ऑटोनोमस बॉडी। तो कोशिका की जो ऑटोनोमस या अर्धस्वायत्त जो अंग है वो क्या है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अपने क्या देखा था, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। डीएनए वर्ताकार डीएनए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कैसा डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम है 70 प्रकार का, है ना। और इसके अंदर जल और खनिज भी पाए जाते हैं, जल रसम में खनिज, ये इतनी चीज क्या पाई जाती है, मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। अब इसको कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्यों कहते हैं, और जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ क्या होती है, श्वसन की क्रिया या श्वसन के क्रिया होती है, वो कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर होती है। इस श्वसन की क्रिया के अंदर जो मतलब क्रेब्स चक्कर चलता है इस मैट्रिक्स के अंदर, और क्रेब्स चक्कर चलने के कारण जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसका क्या होता है, उत्पादन होता है और अपने को क्या बनती है, एनर्जी मिलती है। अब जो ये श्वसन की क्रिया होती है वो कैसे होती है, अपन खाना खाते हैं, खाना जो अपने पाचन तंत्र के थ्रू क्या हो गया, पाचित हो गया, और उससे जो ग्लूकोज मिलती है वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू क्या कहाँ आती है, कोशिका के अंदर आती है, कोशिका से क्या आती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, यानी ग्लूकोज C6H12O6। अपन जब श्वसन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसके अंदर श्वसन के अंदर अपन O2 लेते हैं, जो O2 है वो लंग्स से ब्लड के द्वारा कहाँ पे आ गई, कोशिका के अंदर आ गई, और कोशिका से कहाँ गया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गई। अब यहाँ पे क्रेब्स चक्कर चलता है, ठीक है, क्रेब्स चक्कर चलता है, तो यहाँ पे बनता है CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और बनता है ATP। ये सब क्रिया कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में होती है। इस ATP का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे अपने इस ATP से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे दिमाग में ये क्या है, क्रेब्स चक्र, यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलते हैं। ये जो क्रिया है ये क्रेब्स चक्र के अंदर आती है, वो अपने को नहीं पढ़ना, क्रेब्स चक्र एक बहुत बड़ा अलग सिलेबस है। क्रेब्स चक्र यही मैट्रिक्स में या इसी के अंदर है, आप सीधा याद रखें, क्रेब्स चक्र वो यहीं पे चलता है। आगे दिमाग में अब एक बार इसको बड़ा बड़ा और देख लो आप, मैं क्या कर देता हूँ इसको, इसमें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में अनुवाद क्या है, सूत्रकणिका। कई बार ये याद रखना भी, अपन माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखते हैं। सूत्रकणिका, इसकी खोज किसने की थी, 1880 के अंदर अल्टमान नाम का वैज्ञानिक है। इससे पहले और भी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग नाम दिया, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है या जो कोशिका मतलब एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या है, अल्टमान है। नाम दिया था इसने बेंडा। अब जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका का वो होता है केंद्र, और सेकंड बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है अपने सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं, श्वसन के केंद्र, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा हाउस, मतलब ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस। ये केवल पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं उसके अंदर क्या है, मेसोसोम पाए जाते हैं जो कि श्वसन का काम करते हैं। अब अपने डायग्राम देखा था, ये क्या है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक तो आउटर सेल होगी जो कैसी होती है, चिकनी और मतलब समतल होती है, और जो इनर सेल होती है वो क्या है, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। क्षेत्रफल क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि जितने भी अपन ने ये पढ़े थे अंग, इसके अंदर जितने भी ये ज़्यादा होंगे या जो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इतनी क्या है, श्वसन की क्रिया ज़्यादा होगी और ज़्यादा क्या है, ऊर्जा उत्पादन होगा। तो इसलिए इसको क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जो ये फोल्ड अंदर वाली झिल्ली है, जो इनर झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो ये फोल्ड होकर जो मूल समान संरचना बनाती है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं F1 कण, प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कण। इसकी संरचना ऐसी होती है, इसके आधार में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सर्किल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। ये वाला वृत्त भाग है, ऊपर के अंदर ATP सिंथेसिस जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं।
ये कैसी बॉडी है, क्योंकि 70 से 80 पर इसके अंदर आरएनए भी हो गया, इसके अंदर वर्ताकार डीएनए भी हो गया, इसके अंदर 70-80 प्रकार का राइबोसोम भी हो गया, इसलिए 70 से 80% काम है खुद ही कर लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, वो भी 70-80 प्रकार का। ये बात ध्यान रखना कि एक बार पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो वो है 70-80 प्रकार का। इसमें जल और खनिज भी होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि कोशिका के अंदर जो कौन सा भाग है जहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है या श्वसन के केंद्र है, वो कौन से मैट्रिक्स। यहाँ पे जो अपन ग्लूकोज खाना खाते हैं उससे जो प्राप्त होता है, श्वसन मतलब O2 जो अपन श्वसन के द्वारा लेते हैं, इससे क्या बनती है, CO2, जल और ATP अणु। इस ATP से अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये सब जो चक्र है, ये कौन सा चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।